मेरे को कोई बोलता था RSI को फॉलो करो, इफ RSI अबाउट 70 डोंट बाय। अच्छा। वो ओवरबॉट हो गया है। और RSI बिलो 30 मतलब आप अभी बाय करना चालू करो। बट नाउ आई रियलाइज कि वो कितना स्टूपिड था। तो मैंने जो स्टार्टिंग में आपको बोला था कि अगर कोई स्टॉक मार्केट में ये सोच के आता है कि इससे मैं अपना घर चलाऊंगा, एक टाइम के बाद वो घर नहीं वो खानदान चलाएगा। एक इन्वेस्टर से मिला, वो 100x तक होल्ड कर रहा था स्टॉक को। जस्ट इमेजिन 100x मतलब आपकी फैमिली का जनरेशनल वेल्थ बना देगा वो स्टॉक, अगर आपने राइट अमाउंट ऑफ कैपिटल उसमें एलोकेट किया है तो। बट अच्छी बात है कि कोविड के टाइम पे जितना तेजी से डाउन आया है उतने तेजी से वापस भी आ गए। अब उसका एक कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ। मेरा एक अंडरस्टैंडिंग है, मार्केट हमेशा रैली के बाद 20 से 25 महीना कंसोलिडेट करता है। तो कोविड के पहले अगर आप देखोगे ना, मार्केट ने ऑलरेडी कंसोलिडेशन का टाइम पीरियड लंबा था और एक वापस से एक फॉल आ गया। तो वो एक्चुअली ज्यादा नीचे गिर गया लेवल से भी, मतलब जितना जाना चाहिए टाइम करेक्शन वाइज, प्राइस करेक्शन वाइज, उससे भी नीचे चला गया था। दैट्स व्हाई रैली इतनी वापस से बाउंस बैक आई। स्ट्रॉन्ग सेक्टर का स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक्स पकड़ना है। जैसे कोविड के बाद मार्केट ने रैली किया, दैट टाइम 2 सेक्टर वाज लीडिंग मार्केट, फार्मा एंड IT। उसके बाद एक टाइम पे डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स चल रहे थे। अभी आप अगर करंट मार्केट में देखोगे तो राइट नाउ PSU बैंक, मेटल, ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। तो आपका फोकस यहाँ पे होना चाहिए। सो बेसिकली यू आर नेवर डिसाइडिंग एनीथिंग, मार्केट डिसाइड। आपको मार्केट ही खुद बता देगा कि भाई अभी मैं स्ट्रेंथ में हूँ। मैं आपको समझाता हूँ मेरा प्रोसेस क्या है। सो विजय भाई, वेलकम टू बैंगलोर एंड वेलकम टू ब्रेकफास्ट विद ट्रेडर्स। थैंक यू प्रफुल भाई। तो हाउ हैज बीन द जर्नी? सो जर्नी मेरा मतलब एक नॉर्मली है। इट्स लाइक कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं स्टॉक मार्केट में कुछ करूँगा। मैं अपने कॉलेज ग्रेजुएशन ख़त्म करके, मतलब इनफैक्ट मैंने कॉमर्स भी इसलिए लिया था क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स ले रहे थे। बिकॉज जहाँ तक मैं पढ़ा था मेरे घर पे, वहाँ तक कोई पहुँचा नहीं था, तो मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था। और हमारे रिलेटिव्स में भी कोई नहीं, किसी ने कुछ गाइड नहीं किया। तो पहले मैं कॉमर्स कर लिया अपने फ्रेंड्स के साथ। आफ्टर कंप्लीटिंग कॉमर्स ग्रेजुएशन सब जॉब ढूंढ रहे थे, मैं भी जॉब ढूंढ रहा था। तो स्टार्टिंग में हम लोगों को कहीं पे भी जॉब नहीं मिल रहा था 2009 के टाइम पे। तो नाउ राइट आफ्टर द क्रैश। हाँ, बट वो तो अभी अपने को पता है ना। जस्ट इमेजिन 2009 में मुझे स्टॉक मार्केट क्या है वो पता नहीं है, मेरे घर में भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता था। तो कैसे आपको पता चलेगा कि क्रैश हुआ है या कुछ ग्लोबल फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुआ है। तो मैं जॉब ढूंढ रहा था, मिल नहीं रहा था। तो एक टाइम के बाद ऐसा होता है ना कि आप अपनी फैमिली को अभी कुछ देना चाहते हो रिटर्न में, उन्होंने आपके साथ बहुत कुछ किया है आपके लिए। तो मैंने एक छोटी सी शॉप में भी काम किया था जब मेरे को जॉब नहीं मिल रहा था तभी। देयर आई यूज टू मेक दो झाड़ू और कांच साफ करना। अच्छा। फिर मैं वो साड़ी की दुकान में था। तो उसमें क्या होता है ना, हम नॉर्मली साड़ी की दुकान में जाते हैं तो यू सी ओनली शॉप, राइट। वहाँ पे आपको सब एक जैसे लगते हैं, पर वहाँ पे भी रोल होते हैं कि भाई ये पर्सन बहुत एक्सपीरियंस है, ये महंगी वाली साड़ी दिखाएगा। अच्छा। ये लड़का नया है, इसको सिर्फ साड़ी घड़ी करने के लिए रखो। तो आए इन नॉर्मल डे टाइम मैं साड़ी घड़ी घड़ी करता था। बट 1 डेढ़ महीने के बाद हमारे घर में एक अंकल आए थे, उन्होंने मुझे बोला क्या कर रहा है, मैंने बोला कुछ नहीं कर रहा हूँ, जॉब ढूंढ रहा हूँ। दैट टाइम आई यूज टू कीप रिज्यूम इन माई पॉकेट ओनली। मतलब कहीं पे भी जा रहे दे दो। और रिज्यूम भी मैं कैसा बनाता था पता है, साइबर कैफे में बनाते हैं ना। सर आपका नाम बोलो, आपका हॉबी बोलो। बोला यार मेरा तो कोई हॉबी नहीं है, डाल दो क्रिकेट आप ऐसे। और मेरे को क्रिकेट खेलता ही नहीं था। अभी भी खेलते नहीं? अभी भी मेरे को इंटरेस्ट है, इवन आई डोंट नो द प्लेयर नेम ऑल्सो। अभी भी इंटरेस्ट नहीं है। तो ऐसे करते था। तो एक दिन मेरे अंकल आए थे, उन्होंने बोला कि क्या कर रहा है, मैंने बोला कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो वो टाइम पे स्टॉक मार्केट में RM होते थे। मतलब आपका एक RM होता है, आपका एक डीलर होता है। रिलेशनशिप मैनेजर। हाँ। तो उन्होंने मुझे अपने RM का नंबर दिया। तो मैं उनको फ़ोन किया, देन मैं उन्होंने बोला कि अभी घाटकोपर में मोतीलाल ओसवाल का नया ब्रांच है, आप आ जाओ इंटरव्यू के लिए। तो आई वॉज अपॉइंटेड एज अ सेल्स मैनेजर। तो मैं बहुत खुश हो गया, अरे मैं बोला मम्मी मैं देखो सेल्स मैनेजर बन गया हूँ। पर थोड़े टाइम के बाद पता चला कि वो सेल्स का ही जॉब था। मेरा काम था कि मुझे हर महीने 20-25 अकाउंट खोलने हैं। और ब्रोकरेज जनरेट कर। हाँ, ब्रोकरेज के लिए ही खोलने हैं। तो ऐसे मेरा करियर शुरू हुआ। तो जस्ट इमेजिन के अगर आप आज विजय ठक्कर देखोगे तो आपको लगेगा कि विजय ठक्कर ने अपना जर्नी प्लान किया होगा। मैं फ्लो के साथ चलता गया, राइट। और फिर 2011 में लोगों के साथ चलना एक बात है, बट वो जो रास्ते में जो अपॉर्चुनिटीज आते हैं उनको आइडेंटिफाई करके उस अपॉर्चुनिटी को सीज करना भी एक स्किल ही है। अभी बताता हूँ ना ये अपॉर्चुनिटी कैसे आया। 2011 में मार्केट क्रैश हुआ, 25-30% क्रैश हुआ था।
तो वो टाइम मुझे जॉब से निकाल दिया बिकॉज आई वॉज बिलो एवरेज सेल्समैन। आज भी मुझे सेल्स करना नहीं आता है, राइट। तो मैंने सोचा कि अभी मैं क्या करूँ। तो जब हम लोग सेल्समैन थे ना, तो हमारे ऑफिस पे सब ब्रोकर्स भी बैठते थे। तो मैंने सोचा कि यार दूसरा जॉब करने से अच्छा है सब ब्रोकर बन जाता हूँ, बिकॉज मेरा सैलरी इतना था और मेरा ब्रोकरेज इतना होता था क्लाइंट का। तो मैंने बोला कि यार मैं सब ब्रोकर बन जाता हूँ और अपना उतना कट से हाँ, मेरा मेरा ये मैं था, तो ये तो मेरा इतना ब्रोकरेज होता है, मैं इतना खुद ही जनरेट कर लूंगा एंड एवरीथिंग इज सॉर्टेड। बट व्हेन आई बिकम अ सब ब्रोकर इन 2011, देन आई रियलाइज कि यार मेरे को तो सब काम करना पड़ेगा। नाउ इन माय बिजनेस आई एम अ सेल्समैन, मैं बैक ऑफिस वाला, मैं डीलर, सब कुछ मैं हो गया। चेक कलेक्ट करने में मैं जाता था रात को 12 बजे। तो ये सारी चीज़ें मैंने की। फिर जैसे जैसे टाइम आगे आता गया ना, आई रियलाइज कि मुझे भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। पहले तो हाँ, पहले तो अपना लाइफ ही स्ट्रगल में था ना, इतना पैसा कमाता नहीं था कि इन्वेस्टमेंट भी कर सकूँ। फिर धीरे धीरे मैंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। तो आई स्टार्टेड विथ लाइक लिटरली इंट्राडे। इंट्रा में कौन सा स्टॉक्स? इंट्राडे में स्टॉक्स भी करता था, सब कुछ जो अपॉर्चुनिटी मिले वो करो। क्योंकि हमारे सब ब्रोकिंग ऑफिस में सारे सब ब्रोकर्स लोग थे ना, तो सबका अलग अलग दिमाग था, अलग अलग मेथड था, तो मैं सबका ट्राई करके देखता था। और हमारे ऑफिस में एक ही आदमी के पास फाल्कन सॉफ्टवेयर था, तो वो चार्ट देखता था। और वो मेरा वो बहुत बड़ा ऐसा था कि मेरे को ये चार्टिंग क्या है वो सीखना है ना। तो उनके टर्मिनल के पास हम जाते थे और सीखने की कोशिश करते थे, तो वो भी हमें बताते रहते थे। फिर उन्होंने हम लोगों को इंट्रोड्यूस किया BTST से। BTST मतलब बाय टुडे सेल टुमारो, तो वो भी मैंने करना शुरू किया। फिर मैंने चार्टिंग सीखना शुरू किया। तो अभी जैसे ट्रेडिंग व्यू हो गया या बहुत सारे चार्टिंग सॉफ्टवेयर है, इट इज़ ऑल फ्रीली अवेलेबल इन एवरीवेयर, राइट। बट वो टाइम पे आपको फाल्कन करके एक सॉफ्टवेयर है, एमी ब्रोकर है, ये सब लेना पड़ता था। उसका पैसा मेरे पास नहीं होता था। तो हम लोग क्या करते थे ना, ओडिन पे ही चार्ट लगाते थे। अच्छा। हाँ, ओडिन पे चार्ट लगाते थे। और वो टाइम पे मेरा चार्ट ऐसा दिखता था कि मेरे को किसी ने बोला कि 5 मूविंग एवरेज यूज़ करना चाहिए, सिंपल मूविंग एवरेज, तो मैंने वो डाल दिया। किसी ने बोला 20 करना चाहिए, तो मैंने वो डाल दिया। 21 करना चाहिए कि 20 तो सब करते हैं, अपन 21 करेंगे, तो मैं वो भी डाल देता था। फिर बोलता था 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर रहेगा तो ये, वो नीचे रहेगा तो ये। फिर मेरे को कोई बोलता था RSI को फॉलो करो, इफ RSI अबाउट 70 डोंट बाय, अच्छा। वो ओवरबॉट हो गया है। और RSI बिलो 30 मतलब आप अभी बाय करना चालू करो। बट नाउ आई रियलाइज कि वो कितना स्टूपिड था, है ना। तो मैंने हर चीज़ ट्राई की है और मैं सब में फेल हुआ हूँ। तो हम लोग है ना सीखने के लिए बहुत सारे सेमिनार में जाते थे, फ्री सेमिनार में। तो एक बार हम लोग एक सेमिनार में गए थे जहाँ पे एक स्पीकर ने बताया था कि प्राइस एक्शन को ही फॉलो करना चाहिए, सप्लाई डिमांड को यूज़ करना चाहिए, बाकी सारे इंडिकेटर इज़ अ सपोर्टिव टूल, आपका मेजर ये होना चाहिए, एंड वॉल्यूम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं वापस दूसरे दिन अपने चार्ट में आके देख रहा हूँ ओडिन में, मेरे टर्मिनल में तो प्राइस और वॉल्यूम तो बहुत रेयर दिख रहा है, उसके अलावा पूरा इंडिकेटर से भरा हुआ है पूरा मेरा चार्ट। तो मैंने उस दिन हमने पूरा वो सब डिलीट कर दिया एंड आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग प्राइस एक्शन एंड वॉल्यूम एनालिसिस। और वो जो कोर्स था वो टाइम पे, वो 7 लाख रुपए का था। क्या बात कर रहे हो? हाँ, 7 लाख रुपए का? OTA करके एक एकेडमी है सिंगापुर बेस्ड, उनका है। तो वो तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था वो टाइम पे, तो हमने किया नहीं। बट मैंने वो चीज़ दिमाग में रख लिया कि बॉस अगर बड़े लोग प्राइस एक्शन को, मतलब सिर्फ प्राइस को और वॉल्यूम को फोकस कर रहे हैं, तो मैं क्यों इंडिकेटर्स के पीछे भाग रहा हूँ। तो वो दिन से फिर मैंने प्रैक्टिस शुरू की एंड फ्रॉम 5 मिनट्स नाउ आई एम वॉचिंग मंथली वीकली चार्ट्स। तो ये मेरा पूरा जर्नी है एज अ प्रॉफिटेबल कौन से ईयर में योर कौन सा ईयर आप कह सकते हो कि दिस वाज माय फर्स्ट प्रॉफिटेबल ईयर? 2018 2019 से आई स्टार्टेड मेकिंग अ प्रॉफिट। ऑलमोस्ट 11 साल। हाँ, बिकॉज उसके पहले तो मैं उतना पैसा लगा भी नहीं रहा था ना, जो मतलब आप ऐसे बोल सको कि आप प्रॉफिटेबल हो ये साल में। आपको प्रॉफिटेबल होने के लिए आपके पास पैसा भी तो होना चाहिए ना, एक सफिशिएंट पैसा लगाना भी चाहिए ना, और उसके लिए आपके पास एक्स्ट्रा इनकम होना चाहिए। सी जनरली स्टॉक मार्केट में ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं पता है, कि मेरे पास 1 लाख रुपया है, मैं ये 1 लाख रुपए से 1 करोड़ बनाऊंगा। बट एक्चुअली ऐसे काम नहीं करता है रियल लाइफ में। आपको 1 करोड़ बनाना है तो आपके पास 5 करोड़ 6 करोड़ तो होना चाहिए, है ना। उतना एटलीस्ट होना चाहिए पैसा। तो मेरे दिमाग में हमेशा ये था कि मैं कभी भी गैम्बलिंग नहीं करूँगा, है ना, मुझे कभी भी रातों रात पैसे वाला नहीं बनना था। तो मैं हमेशा अपने कैपिटल को बिल्ड करने के लिए ये सोच कहाँ से आया?
ये मैं आजू बाजू में हमारे जो लोग थे जो बड़े बहुत टाइम से हमारे ऑफिस में बहुत इन्वेस्टर्स भी आते थे, जो सब ब्रोकिंग का ऑफिस था उसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स भी आते थे जो बहुत एजेड होते थे 60-70 ईयर्स के। तो मैं उनसे सीखता था कि लॉन्ग टर्म में ही पैसा बनता है, राइट। बट अगेन वो नॉइस भी था ट्रेडिंग का, क्योंकि सारे लोग ट्रेडिंग भी करते थे। बट जब मैंने देखा कि यार ये लोग ऑफिस में कम आते हैं पर ये लोग के पास पैसा सबसे ज़्यादा है, एज अ सब ब्रोकर मेरे को तो सब दिखता था ना कि कौन क्लाइंट पैसा बना रहा है कौन क्लाइंट नहीं बना रहा है। तो वही टाइम पे मेरे को समझ में आ गया था कि आई एम नॉट सेइंग कि ट्रेडिंग इज़ नॉट अ प्रॉफिटेबल थिंग, बट ट्रेडर बनना वो बहुत रेयर जीन्स होता है, वो सबका काम नहीं है। सबकी बस की है नहीं। हाँ, और जब आपने ये डिसाइड किया कि मैं 1 लाख से 1 करोड़ बनाऊंगा या मेरी रेगुलर मंथली इनकम मैं स्टॉक मार्केट से बनाऊंगा और आपके पास कैपिटल ही लिमिटेड है, मैं आपको गारंटी बोल सकता हूँ कि ये पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज यू आर डूइंग ट्रेडिंग ऑन स्ट्रेस। और वेन एवर यू डू ट्रेडिंग ऑन विथ स्ट्रेस आप कभी पैसा नहीं बनाओगे। तुम हमेशा फ्लाइट और फाइट मोड में फंसे रहते हो। यस, कैसे आप लॉजिकल डिसीजंस और ऑब्जेक्टिव डिसीजंस कैसे ले सकते हैं? करेक्ट। सो अभी आपने तो ये डिसाइड कर लिया है कि इन्वेस्टिंग से लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा, ट्रेडिंग तो करना नहीं है। बट अगेन इन्वेस्टिंग में भी बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हैं। कोई वैल्यू इन्वेस्टिंग करता है, कोई मोमेंटम इन्वेस्टिंग करता है, कोई पोजिशनल ट्रेडिंग भी करता है। इवन दैट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग है, बट होल्डिंग टाइम तो लॉन्गर है, 3 4 6 महीने तक के लिए होल्ड करते हैं। हाउ डिड यू जीरो इन ऑन दिस पर्टिकुलर इन्वेस्टिंग स्टाइल विच इज मोमेंटम इन्वेस्टिंग? सो ये आपको पहले दिन नहीं पता चलता है। तो मैंने क्या बोला कि मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम से मंथली के टाइम फ्रेम पे आया हूँ, तो ये पूरा एक जर्नी है, राइट। तो मैंने भी इंट्राडे ट्रेडिंग किया, मैंने भी ऑप्शन ट्रेडिंग करके फिर मैंने भी फ्यूचर्स में ट्रेडिंग किया। स्टिल आई एम डूइंग फ्यूचर्स ट्रेडिंग, बट वो इतना मेजर रोल नहीं प्ले करता है। फिर मैंने BTST किया, फिर मैं स्विंग ट्रेडिंग पे आया, फिर मैं इन्वेस्टमेंट पे भी सोच रहा था। बट इन्वेस्टमेंट में क्या होता है ना, देर आर डिफरेंट डिफरेंट वे टू टेक अ डिसीजन फॉर इन्वेस्टमेंट। एक होता है वैल्यू, एक होता है ग्रोथ, ये सारी चीज़ें। अब वो टाइम पे मुझे कोई इतना सिखाता नहीं था। बट व्हेन आई शिफ्टेड माय चार्ट टू मंथली एंड वीकली, तो मेरे को एक बहुत बड़ा पिक्चर दिखा, क्लीन हो गया, क्लीन हो गया, क्लटर निकल गया। सीरियसली क्लीन हो गया। मतलब मेरे लाइफ में कुछ कुछ ऐसे टर्निंग डेज है जब मैंने खुद ही सेल्फ ऑब्जर्वेशन से सारी चीज़ें समझी। तो मैंने बोला कि यार एक काम करते हैं, जितने भी स्टॉक लास्ट 5 साल में 3 साल में बहुत अच्छा रिटर्न दिया है ना, उसके कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ढूंढने की कोशिश करते हैं। मैंने रिवर्स इंजीनियरिंग किया, तो मैंने ये देखा कि जो भी स्टॉक ऑल टाइम हाई पे होते हैं वो जनरली हमेशा पॉजिटिव ही रहते हैं फॉर 1 ईयर 2 ईयर। ओके, तो मैंने सोचा क्यों ना अभी मैं इसको फॉरवर्ड टेस्ट करता हूँ। मतलब तभी कोई ऐसा बैक टेस्टिंग का कोई टूल भी नहीं था। तो मैंने क्या किया ना, मैंने पहली बार जब रिलायंस ने 2017 में अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक किया था, तब तक मैंने ये कॉमन पैटर्न ढूंढ लिया था सारे स्टॉक्स में। तो मैंने देखा कि यार ये तो रिलायंस अभी डबल हो सकता है यार, एज पर लॉजिक जो मैंने अभी तक समझा है। तो मैंने बोला यार रिलायंस पे फोकस करना चाहिए। बट जस्ट इमेजिन वो टाइम पे भी रिलायंस लार्ज कैप स्टॉक था, है ना। और मैं अपने ऑफिस में सारे सब ब्रोकर्स फ्रेंड को बोल रहा हूँ कि जो मैंने सीखा है उसके हिसाब से रिलायंस अभी डबल होना चाहिए एटलीस्ट 1 साल में। एक तो- मिनट विजय भाई, आपने जो कहा जो भी आपने सीखा है रिवर्स इंजीनियरिंग करके सीखा है, करेक्ट। बट इसके पहले आप कोई लिटरेचर पढ़े नहीं, कोई बुक्स पढ़े नहीं? नहीं पढ़ा। और अभी मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपने बोला ना कि मेरे ऑफिस में बहुत सारे लोग आ रहे थे, तो उनसे भी तो मैंने सीखा ना। एक्चुअली मैंने बुक्स से नहीं सीखा, मैंने उनके एक्सपीरियंस से सीखा। एंड मैं अपने हर लोगों को ऑब्जर्व करता था कि ये बहुत ट्रेडिंग करता है, बट ये इवन मेरे पास जो क्लाइंट थे जो ट्रेडिंग करते थे वो कभी प्रॉफिटेबल नहीं थे, राइट। वो हमेशा स्टॉक गिरता था तो वो सस्ते खरीदते रहते थे, एवरेज डाउन करते थे। तो मैंने नोटिस किया था कि यार ये अप्रोच तो गलत है। मतलब जो चीज़ें गिर रही है आप उसको बाय करोगे तो वो अप्रोच गलत है। बट मैं ये भी देख रहा था कि जो स्टॉक हमेशा महंगे होते हैं वो 1 साल बाद और महंगे हो जाते हैं, होते जाते। फिर उसके और टाइम बाद और महंगे हो जाते हैं। तो मैं हमेशा ये सोचता था कि ये क्यों हो रहा है। तो मैंने 3 4 कॉमन पैटर्न ढूंढे हर मल्टीबैगर स्टॉक्स में। तो सबसे पहला पैटर्न ये था कि वो अपने ऑल टाइम हाई पे ब्रेक करते हैं या 52 वीक हाई पे वो रहते हैं, राइट। तो मैंने बोला इसको मैं चार्ट में कैसे देखूंगा। तो मैंने फिर मंथली वीकली टाइम फ्रेम लगाया, राइट। तो मैंने देखा
रिलायंस के एग्जांपल में क्या हो रहा था, 2017 में रिलायंस का भाव वो टाइम पे कुछ 700 या 750 था। मैं प्री स्प्लिट और इसकी बात कर रहा हूँ। और 2017 में वापस रिलायंस वो प्राइस को ब्रेक करने के लिए आ गया। अब आप जनरली सोचो कि अगर आपने 2017 में रिलायंस खरीदा था, 2007-8 में रिलायंस खरीदा था और 2017 में आपका वापस से वो प्राइस आ रहा है, नॉर्मल आदमी क्या करेगा? बुक करेगा, वो ऐसा सोचेगा ना कि यार इतने सालों बाद ये स्टॉक का प्राइस आया है, आए वापस फाइनली मैं इसमें से निकलता हूँ। निकल सकता हूँ। ओके, चलो आपके पास वो नहीं था और आप अभी उसको देख रहे हो, तो क्या आप उसको बाय करोगे एज अ नॉर्मल पर्सन? इट्स अगेंस्ट द ह्यूमन नेचर बेसिकली। तो मैं उल्टा ये सोच रहा था कि नहीं, अभी तो ये बाय करना चाहिए, बिकॉज एज पर लॉजिक जितने भी मल्टी बैगर स्टॉक बने हैं उसमें ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स था कि वो अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करते हैं और उसका स्टॉक ऑल टाइम हाई के ऊपर ही रहता है। तो पहली बात तो जब आपने कुछ चीज खुद ऑब्जर्व करके सीखी है, उसको ट्रस्ट करना कन्विक्शन ज्यादा आ जाती है। वही नहीं होता है ना, स्टार्टिंग में तो वही नहीं होता है, बिकॉज यू डोंट हैव डेटा ना टू प्रूव दैट थिंग। वो टाइम पे बैक टेस्टिंग इतना फेमस नहीं था। क्या आगे नहीं शायद। हाँ, मतलब हाँ, एक्चुअली नाम नहीं था तभी, बैक टेस्टिंग करके कुछ लॉजिक भी होता है। तो मैंने वो चीज़ को फोकस करना चालू किया। रिलायंस ने थोड़े टाइम के बाद, मतलब 2019 तक रिलायंस हो चुका था डबल, राइट? अब आप बोलोगे 2017 से 2019, बस जस्ट इमेजिन लार्ज कैप स्टॉक डबल हो रहा है, डबल से ज़्यादा हो रहा है, और वो भी आपने ऐसे ढूंढा उसको, राइट? अब मेरे को समझ में आता है कि वो टाइम पे रिलायंस में क्या क्या ट्रिगर थे। उन्होंने जियो बिजनेस स्टार्ट किया था, है ना, तो वो ट्रिगर था, वो अब समझ में आता है, तब नहीं समझ में आता था। तो ऐसे 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 करते करते मैं चीज़ों को ऑब्जर्व करते गया, उनको लिटरली मैं उनको इम्प्लीकेट करते गया और चीज़ें का रिजल्ट आते गया। बट क्या है ना, ये प्रोसेस को टाइम लगता है। जैसे अगर आपने मेरे मेथड पे कोई भी ट्रेड लिया तो उसको ख़त्म होने के लिए 6 महीना, 1 साल, कभी कभी 1.5 साल भी लग सकता है। और अगर मार्केट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जो कोविड के बाद था, तो आपका 3 महीने में भी हो जाता है। इट डिपेंड्स अपॉन मार्केट ऑल्सो। तो ये चीज़ को पूरा कंप्लीट करने के लिए बहुत टाइम लगा है, और आप ऐसे बोल सकते हो कि एज अ पर्सन ऑल्सो, मैं जो 2017 में था और जो मैं अभी, मेरा माइंडसेट है दैट इज़ टोटली डिफरेंट। एबल एबल हो ही जाता है आदमी। मतलब आप वो देखते हो ना कि बटरफ्लाई पहले एक छोटा सा प्यूपा होता है, फिर वो थोड़ा कैटरपिलर बनता है, फिर वो पूरा बटरफ्लाई बनता है। तो मैं अभी भी बटरफ्लाई नहीं बना हूँ, मैं ऐसा सोचता हूँ, मैं अभी भी कैटरपिलर ही हूँ। मैं अभी भी बहुत सारी चीज़ें सीख रहा हूँ कि जैसे मेरी कॉमन मिस्टेक्स क्या थी कि सच में जो स्टॉक मल्टीबैगर होता था मैं उसमें जल्दी प्रॉफिट बुक कर देता था। तो अगेन मैंने रिवर्स इंजीनियरिंग किया कि मैं प्रॉफिट बुक क्यों करता था, बिकॉज मुझे पता ही नहीं है कि इसका ग्रोथ कितना ऊपर क्या जा हो सकता सकता है। है। अगेन मेरा माइंडसेट भी वो नॉर्मल ट्रेडर या नॉर्मल इन्वेस्टर जैसे था कि अरे ये तो डबल हो गया, अब क्या बढ़ेगा। तो मैंने रिवर्स इंजीनियरिंग किया, देन आई गॉट माई आंसर के बॉस, टेक्निकल एनालिसिस से आप स्टॉक को स्क्रीन कर सकते हो, बट अगर आपको लंबा गेम खेलना है तो आपको फंडामेंटल्स समझना पड़ेगा। मेरा अगला क्वेश्चन इसी के ऊपर था हाँ, कि देयर इज दिस कॉमन सेइंग कि भाव भगवान चे, राइट? भाव भगवान चे, तो एवरीथिंग व्हाटएवर द स्टॉक इज गोइंग टू डू फंडामेंटली, बिजनेस जो एक्सपेंशन करेगा, फ्रॉड हो रहा है, सीईओ रिजाइन करे, कोई भी है, वो सब चीज़ प्राइस में दिखेगा। तो आप टेक्निकल फिल्टर लगाने के बाद, टेक्निकल बेसिस पे एंट्री लेने के बाद भी आप फंडामेंटल देखते हैं? अभी लास्ट 2 साल से देखना शुरू किया है, और उसका रीज़न मैं आपको यही बता रहा था कि टेक्निकल एनालिसिस से आप स्टॉक को स्क्रीन कर सकते हो। मतलब 5,000 स्टॉक में से एटलीस्ट 100 स्टॉक्स तक आप आ सकते हो, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स लगा के, कि अच्छे स्टॉक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। बट जस्ट इमेजिन, अगर आपने कोई एक स्टॉक खरीदा है, वो 1 साल में डबल हो गया, तो आप उसको होल्ड करने का कैपेसिटी है उसमें? मतलब उसका कॉन्फिडेंस भी तो होना चाहिए, क्योंकि एक लेवल तक टेक्निकल एनालिसिस आपको सपोर्ट करेगा। समझो वो स्टॉक 100% होने के बाद 20% करेक्ट करता है, अगर आप टेक्निकल पैरामीटर यूज करेंगे ना तो उसके अंदर उसका एग्जिट आ जाएगा, राइट? बट आप उसको देखते हो 3 साल बाद वो स्टॉक 10x हो गया है, फिर आपको कैसा फील होगा कि मैं तो वो 20% के फॉल में निकल गया, पर ये स्टॉक तो 10x हो गया। तो अगेन, मैं अपने करियर में मैंने ये सीखा कि टेक्निकल एनालिसिस का भाव भगवान से कॉन्सेप्ट है ना, दैट इज राइट, बट जब तक उसको फंडामेंटल का बैकअप नहीं मिलेगा ना,
वो स्टॉक मल्टीबैगर नहीं बनेगा, क्योंकि देयर इज़ अ सेइंग कि जो वैल्यू होता है ना वो प्राइस में दिखता है, ओके। और आप भाव भगवान से बोलते हैं ना, मेरा थोड़ा अलग है। मैं भाव को बोलता हूँ, जैसे आप मंदिर में जाते हो तो सच में भगवान को ही पैर पड़ने जाते हो ना, तो वहाँ पे मेरे लिए प्राइस इज़ भगवान और मेरे लिए वॉल्यूम इज़ पुजारी। हर मंदिर में आपको पुजारी दिखेगा, राइट? तो अगर ये दोनों का कॉम्बिनेशन है तो मेरे लिए दैट इज़ अ गुड स्टॉक। तो फंडामेंटल एनालिसिस मैं इतने साल से फॉलो नहीं करता था और अभी भी मुझे ज़्यादा पता नहीं है उसके बारे में। आई एम स्टिल लर्निंग, 2 साल ही हुआ है, समझना शुरू किया है। बट मैंने ये इसलिए सीखना शुरू किया बिकॉज आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि यार मैंने जितने ट्रेड्स लिए थे अपने लाइफ में, वो स्टॉक्स में से कुछ स्टॉक्स बहुत ज़्यादा अच्छे थे, जिसको प्रॉफिट बुक करना या छोटे से करेक्शन में बेचना वाज नॉट अ गुड गुड डिसीजन। डिसीजन। तो अभी टेक्निकल एनालिसिस पे क्या है आप यूज करते हैं? लाइक यू यूज समथिंग लाइक रिलेटिव स्ट्रेंथ? अब बोल सकते हो कि मैं रिलेटिव स्ट्रेंथ को यूज़ करता हूँ, बट पहले मुझे पता भी नहीं था कि उसको रिलेटिव स्ट्रेंथ का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। अच्छा। मैं आपको समझाता हूँ मेरा प्रोसेस क्या है। मैं एवरी वीक 2 से 3 बार निफ्टी 500, निफ्टी 750 स्टॉक्स को स्कैन करता हूँ। मैन्युअली? हाँ, स्कैन करता हूँ मतलब ये नहीं है कि मैंने कोई स्कैनर लगा के रन कर दिया और उस स्कैनर ने मेरे को 10 नाम दे दिया, ऐसे नहीं। वो भी आप कर सकते हो, अभी के सिचुएशन में तो आप वो भी कर सकते हो। बट मैं क्या करता हूँ ना कि 500 चार्ट को आपने देख लिया, आपको कितना टाइम लगेगा? 1 डेढ़ घंटा लगेगा। मतलब मुझे तो मंथली वीकली टाइम फ्रेम देखना है। और अगर जो स्टॉक ऑलरेडी 52 वीक लो पे चल रहा है, मैं उस पे टाइम ही स्पेंड नहीं करता। तो मेरा फोकस वो होता है कि सबसे पहले ये देखो कि कौन से स्टॉक निफ्टी 750 में से ऑल टाइम हाई मार रहे हैं। मैंने एक स्कैनर रन किया तो मेरे को 750 स्टॉक्स में से समझो 50 स्टॉक्स मिल गए। डिपेंड अपॉन मार्केट कंडीशन। मार्केट अच्छा है तो ज़्यादा स्टॉक्स मिलेंगे, मार्केट कम है तो कम स्टॉक मिलेंगे। फिर मैं क्या करता हूँ ना, वो 100 स्टॉक को मैन्युअली चेक करता हूँ मंथली वीकली टाइम फ्रेम में। मैं देखता हूँ कि कोई स्टॉक अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रहा है क्या, दैट इज़ वन क्राइटेरिया। मैं ये देखता हूँ कि कोई स्टॉक अपना हाई ब्रेक कर रहा है विथ हाउ मच प्राइस एक्शन, मतलब कितना स्ट्रॉन्ग प्राइस है। आप कैंडल को देखोगे तो उसमें शैडो होता है और बॉडी होता है। आई जनरली प्रीफर के ब्रेकआउट हो तो फुल बॉडी कैंडल हो। मारुबोजू कैंडल, उसको मैं किंग कैंडल बोलता हूँ, क्योंकि वो आने के बाद वो स्टॉक की लाइफ चेंज कर सकता है। अगर वो मारुबोजू कैंडल डाउन ट्रेंड में भी आया तो भी उसका ट्रेंड चेंज हो सकता है। एंड जस्ट इमेजिन अगर वो अपने ऑल टाइम हाई पे ब्रेकआउट कर रहा है विद मारुबोजू कैंडल, तो कितना इम्पैक्ट कर सकता है वो, मतलब दैट शोज द हायर डिमांड। ओके, फिर मैं देखता हूँ कि कौन सा स्टॉक जो ब्रेकआउट कर रहा है तो वो कितने साल बाद कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल वो 1 साल बाद कर रहा है तो मेरे लिए वो लेस प्रायोरिटी है, क्योंकि उसका टारगेट इतना बड़ा नहीं आएगा। मतलब वो भी ट्रेड अच्छा होगा बट उसका रिस्क टू रिवॉर्ड मतलब इतना बड़ा नहीं होगा। मैं देखता हूँ कि कौन सा स्टॉक 2 साल बाद, 3 साल बाद, तो जितने बड़े टाइम फ्रेम के बाद अगर कोई स्टॉक प्राइस अपना ब्रेक कर रहा है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट? हाँ, तो मैं उसको फॉलो करता हूँ। ओके, अभी आपका रिलेटिव स्ट्रेंथ पे आते हैं। फिर जनरली आप ये प्रैक्टिस करते हो ना तो आप रियलाइज करोगे कि कभी कभी एक ही सेक्टर के 5-6 स्टॉक्स आपको दिखेंगे, दैट इज एक्चुअली रिलेटिव स्ट्रेंथ। तो आपको समझ में आ जाएगा कि अरे ये सेक्टर में कुछ चल रहा है। फिर आप क्या करोगे, वो सेक्टर का विनर कौन है उसको ढूंढोगे। तो नॉर्मली आप परफॉर्मेंस बेसिस पे देख सकते हो कि ये सेक्टर ने 50% गेन किया है पर एक स्पेसिफिक स्टॉक ने 70% गेन किया है और बाकी सारे स्टॉक 50-40% के रेंज में है, तो रिलेटिवली वो स्ट्रांग है। तो इसको रिलेटिव स्ट्रेंथ बोलते थे, ये मुझे बहुत साल बाद पता चला, है ना। बट मैं वही चीज़ को फॉलो कर रहा था, व्हाट आई वाज ट्राइंग टू डू, वो सेक्टर के लीडर को मैं पकड़ रहा था। दैट इज एक्चुअली रिलेटिव स्ट्रेंथ कि कंपैरेटिवली हु इज स्ट्रॉन्गर देन अदर स्टॉक। तो ये करने के लिए इसको मैं, मेरे ये मेथड को मैं बोलता हूँ ब्रह्मा विष्णु महेश। नाउ व्हाट इज ब्रह्मा? ब्रह्मा इज लाइक अ प्रॉपर मार्केट, अपना निफ्टी सेंसेक्स हो गया, दिस इज ब्रह्मा फॉर मी, ठीक है। फिर व्हाट इज विष्णु? विष्णु इज सेक्टर, कि उसके अंदर वो सेक्टर कैसा है। फिर महेश इज माय स्टॉक। स्टॉक। तो अगर ये तीनों कॉम्बिनेशन किसी जगह पे लाइन अप होती है तो दैट इज माय मोर कन्विक्शन बेट उस पे साइज आपका बड़ा होता है? जनरली। जनरली हाँ, बड़ा होता है। और अगर उसमें फंडामेंटल स्टोरी है या फंडामेंटल ट्रिगर है तो और थोड़ा आप साइज बड़ा कर सकते हो।
तो पहले मैं क्या करता था ना, मैं इक्वली सब में पैसा डिवाइड करता था, बट अभी बिकॉज ऑफ दिस एक्सपीरियंस अभी थोड़ा थोड़ा मैं अपना थोड़ा अलोकेशन बढ़ा सकता हूँ। सो आपने अभी तक जो बात की है कि 5 मिनट से ऑलमोस्ट आपने मंथली चार्ट्स पे आप ट्रेड ले रहे हो, तो जनरली जब ब्रेकआउट आता है तो उस मंथली कैंडल क्लोज होने के लिए आप वेट जो करते हो, तो ऑलमोस्ट कैंडल बहुत ऊपर जो क्लोज हो जाता है एंड उसके बाद मार्केट एक रिटेस्ट के लिए नीचे भी आने का चांसेस ज़्यादा रहता है। करेक्ट। अब 30 दिन के लिए वेट करने से आपका रिस्क रिवॉर्ड खराब नहीं होता? हाँ, तो कैसा है ना प्रफुल्ल भाई, एक चीज़ होता है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ गया है कि क्या चीज़ काम कर रही है। अब आपको आपकी एंट्री एग्जिट को बेटर बनाना है। तो मैंने आपको क्या बोला कि मेरी एग्जिट अभी तक बेटर नहीं बनी थी, इसीलिए मैं फंडामेंटल्स को भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी तरीके से मैं अपने एंट्रीज को बेटर बनाने के लिए हमेशा सोचता था कि मैं क्या करूँ। तो पहले मैं क्या करता था कि समझो स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया, तो मैं वो मंथली कैंडल क्लोज होने देता था, ठीक है। फिर आप जो बोल रहे थे ना वापस आता है, रिटेस्ट उसको कूल डाउन या पुल बैक बोलते हैं, तो मैं पुल बैक में अपनी एंट्री करता था। बट जनरली क्या होता था ना, 10 में से 4 स्टॉक या 5 स्टॉक जब मार्केट ओवरऑल बुलिश है तो वो पुल बैक करने भी नहीं आता था। और पुल बैक करने जाता था। प्रॉब्लम क्या होता था, समझो आप वेट कर रहे हो 100 रुपीज़ का, वो 110 पे आके दूसरे दिन गैप अप एंड वो कभी आया ही नहीं वापस। तो ये चीज़ से मेरे को प्रॉब्लम होती थी। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इसका सोल्यूशन कैसे लाऊं। तो मैंने क्या किया, एक रूल बनाया कि अगर कोई स्टॉक 100 रुपीज़ पे बहुत सालों के बाद ब्रेकआउट कर रहा है और समझो वो मंथ का स्टार्टिंग वीक है और उसने कर दिया ब्रेकआउट, तो एक तरीके से उसने वीकली में तो कंफर्म कर दिया। तो मैं क्या करता था कि 5% ब्रेकआउट लेवल के ऊपर मैं अपनी एंट्री मार लेता था। फॉर एग्जाम्पल स्टॉप लॉस एंट्री। हाँ नहीं, मैं थोड़ा ट्रेलिंग, मतलब समझो मेरे को 10 लाख रुपए का स्टॉक खरीदना है, तो मैं 5 लाख का खरीद लूंगा ओके। मंथ कैंडल क्लोज होने के पहले ही। बाइंग बिफोर द ब्रेकआउट। हाँ नहीं नहीं, नॉट बिफोर द ब्रेकआउट, एक्चुअली आफ्टर द ब्रेकआउट ओनली, समझो। बट वीकली कैंडल क्लोज होने पर। हाँ, ओके। सी अगेन कैंडल क्लोज का लॉजिक ही नहीं है यहाँ पे। वो वीकली में क्लोज हो रहा है, बट समझो मैंने वीक के थर्सडे को या वेडनेसडे को एंट्री ले लिया। क्यों? क्योंकि वो 100 रुपीज़ उसका ब्रेकआउट लेवल था और वो थर्सडे को ये 120 पे आ गया। अगर ये 120 पे रहेगा तो ये वीकली में क्लोज कंफर्म होगा, तो ये ब्रेकआउट कंफर्म होगा वीकली में। बट मैं क्या करता था कि मैं उसमें एंट्री कर लेता था। समझो जैसे 100 से 5% या 4% ऊपर गया, 104 105, तो मैंने अपना एंट्री कर लिया। भले मैंने पूरा क्वांटिटी नहीं लिया, बट मैंने थोड़ा क्वांटिटी खरीद लिया। फिर वो जब ब्रेकआउट कंफर्म होगा तो मैं और ऐड कर देता हूँ बाद में। और इसी तरीके से स्टॉप लॉस को भी मैं लगा देता हूँ नीचे, कि भाई ब्रेकआउट के नीचे अगर वो 5% 6% 4% जाता है और नीचे आ जाता है तो मैं वो दिन मेरी पोजीशन एग्जिट कर दूंगा, फिर मैं उसको बाद में वापस कभी देखूंगा। सो जनरली एक चीज होती है कि कप एंड हैंडल फॉर्म होता है। हाँ, तो पहला एक कप फॉर्म हो जाता है, देन आप मान लो कि कप का ब्रेकआउट पे आप एंट्री कर लिए, वो हैंडल फॉर्म करने के लिए फिर से आएगा, आपको स्टॉप लॉस काटेगा। तो जनरली ऐसा होता नहीं है। अगर उसने कप का ब्रेकआउट बिना हैंडल कर दिया तो जनरली ऐसा नहीं होता है। बट ये कब होता है, जब मार्केट कंडीशन डाइसी होती है तो ब्रेकआउट्स फेल होते हैं। तो मैं बहुत सोचता था कि फेलियर से कैसे बचे, बट बिलीव मी आप फेलियर से बच नहीं सकते। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि ब्रेकआउट फेलियर से बचने के लिए ये करो वो करो। भाई मैंने सब ट्राई करके देख लिया, जब तक वो फेलियर नहीं होता है ना तब तक वो फेलियर बोला नहीं जाता है। और आप किसी चीज को फेल होने के पहले कैसे जज कर सकते कैसे यूज कर सकते है ना। तो ये जो कप एंड हैंडल फॉर्मेशन है ना, बेसिकली ये एक साइकोलॉजिकली आप अगर देखोगे तो ये फॉर्मेशन क्या है पता है आपको। समझो कोई स्टॉक 2007 में एक 100 रुपीज़ पे था, वापस से वो 2026 में 100 रुपीज़ पे आया। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या बात की थी, जो पुराने बायर थे वो लोग थोड़ा सेलिंग करेंगे, तो उनकी सेलिंग की वजह से वहाँ पे थोड़ा प्रेशर आता है, थोड़ा प्रेशर तो वो नीचे आता है, थोड़ा हैंडल बनाता है, वापस से डिमांड आ जाती है, तो वैसे कप एंड हैंडल पैटर्न बनता है। फिर सेकेंड अटेम्प्ट में वो जनरली ब्रेकआउट कर ही देता है, क्योंकि अभी कोई प्रीवियस सप्लाई नहीं है। अगर सप्लाई नहीं है तो खाली डिमांड है, तो ऐसे कप एंड हैंडल फॉर्म होता है। और अगर आपका समझो, मतलब मुझे बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि विजय भाई ये मेथड बेयर मार्केट में काम करता है क्या। तो मैं आपको ये बोलता हूँ कि बेयर मार्केट में क्या काम करता है वो मुझे बताओ। आप एक ऑप्शन ट्रेडर हो, आपके लिए एवरी डे इज अ न्यू ईयर, है ना। बट मैं एक इक्विटी ट्रेडर हूँ,
या इन्वेस्ट लॉन्ग ओनली ट्रेडर बेसिकली। तो मेरे को तो पोजीशन कैरी करके जाना पड़ेगा एंड मेरे को बेयर मार्केट फेस करना पड़ेगा, मेरे को ड्रॉडाउन देखने पड़ेंगे, है ना। तो मेरा स्टॉप लॉस और आपके स्टॉप लॉस में जमीन आसमान का फर्क होगा इन द टर्म ऑफ परसेंटेज। मैं शायद 10-15% का स्टॉप लॉस लगाता हूँ, आप 10-15% का साल में ड्रॉ डाउन करते हो गया, राइट। और मैं टारगेट के लिए रुकता हूँ समझो 100%, मतलब अगर फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो 2x 3x, आप उतना रुकोगे ही नहीं। बट आपकी क्वांटिटी भी अलग है, मेरी क्वांटिटी भी अलग है, तो द टोटल गेम इज वेरी डिफरेंस। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ के चलना होगा। और पता है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, पहले आप अपने आप को समझो कि आपको क्या सूट करता है, क्या जचता है। हाँ। एंड बिलीव मी प्रफुल, मुझे ये सिस्टम जचता है वो समझने के लिए बहुत साल लग गए। बहुत लोग लकी होते हैं जिनको बहुत जल्दी समझ जाता है कि उनको क्या करना है, बट मैं इतना लकी नहीं था। तो मेरे 15 साल के करियर में, 14 साल के करियर में, आप ऐसे बोल सकते हो कि 8 साल पहले ही मुझे समझ में आया कि मुझे एक्चुअली क्या करना क्या है। मैं बस फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा था। बट वो जो एक्सपीरियंस जो आपको सिखा है ना, उस आप में आपके अंदर एक कैरेक्टर भी डेवलप कर देता है वो। इट विल चेंज यू एज अ पर्सन। आप में वो जो रेजिलियंस है, डिसिप्लिन है, और वो जो एवर लर्निंग वाला एटीट्यूड है। अभी आप बता रहे थे, अभी जो आप बैंगलोर आए हैं, वो चेन्नई होके आए हैं, राइट, उस कॉन्फ्रेंस में जाके आए, एंड वहाँ पे भी आप जाके कुछ सिखाने के लिए नहीं गए, बट सीखने गए थे आप, है ना। तो ऐसा भी नहीं कि मतलब आप एक बिगिनर हो, आप आपके कैपिटल पे अच्छा पैसे बना रहे हो, एंड लाइक यू आर रनिंग योर ओन यूट्यूब चैनल एंड ऑल दैट, बट इन स्पाइट ऑफ दैट यू हैव दैट हंगर टू लर्न। आई थिंक देखो, स्टॉक मार्केट में नहीं, आपको हर फील्ड में कंटिन्यूसली सीखते रहना पड़ेगा। एंड मैं वो इवेंट में इसलिए जाता हूँ कि मैं अच्छे लोगों से मिलूँ, मैं उनसे कुछ इंटरेक्ट करूँ, वो मुझे कुछ लाइफ लेसन दे, जो मुझे सीखने के लिए शायद बहुत साल लग लगेंगे। जाएंगे। तो समझो अगर कोई आदमी है, वो बहुत एक्सपीरियंस है स्टॉक मार्केट में, और वो आपके साथ 5 मिनट बैठता है, वो और आपको बोलता है कि विजय ये चीज़ से हमेशा ध्यान रखना, तो वो पता है कितना बड़ा एडवाइस है वो, नजरिया बदल देती है। बहुत बड़ा एडवाइस है वो। अभी हम लोग कल बात कर रहे थे, तब आपने मुझे एक चीज़ बताई थी, आपके एक फ्रेंड आपको हमेशा बोलते रहते हैं कि प्रफुल्ल ये मत कर, ये मत कर। तो वो मैटर करता है हमारे 100%। लिए। एंड बेसिकली वो जो एक दो लाइन जो है, वही आपको ज्यादा मैटर करता है। ये जो स्ट्रैटेजी कहाँ पे एंट्री करना है, क्या सही, वो बाद में आता है, वो आते रहते हैं। अब मैं कल चेन्नई गया था, मैंने वहाँ से क्या सीखा अगर आप पूछोगे तो कोई कुछ ऐसा कुछ नया नहीं सीखा मैंने, बट मैं हमेशा जाता हूँ। मैं इनफैक्ट वो इवेंट में साल में 2 बार जाता हूँ, और हर बार मैं मतलब, आप जाते हो कहीं पे तो पैसा लगता है, सब लगता है, टाइम लगता है, एफर्ट लगता है, बट मैं जाता हूँ क्योंकि वहाँ पे आपको ये भी समझने मिलता है। मैं वहाँ पे एक इन्वेस्टर से मिला, वो 100x तक होल्ड कर रहा था स्टॉक को। जस्ट इमेजिन 100x, मतलब आपकी फैमिली का मतलब जनरेशनल वेल्थ बना देगा वो स्टॉक, अगर आपने राइट अमाउंट ऑफ कैपिटल उसमें एलोकेट किया है तो। एंड स्टॉक मार्केट में उतना पोटेंशियल है। मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूँ, स्टॉक मार्केट आपका एड्रेस बदल सकता है। अगर आपने राइट वे में किया तो इट विल गो टू द बेटर एड्रेस। गलत वे में किया तो भी एड्रेस बदल सकता है। तो ये लाइन मैंने मेरे एक दोस्त के यहाँ पे बोला था, और वो रेंडमली ऐसे आ गया था क्योंकि उसने मेरा एड्रेस बदला है। आज मैं जो भी हूँ, मुझे जो भी लोग जानते हैं बिकॉज ऑफ स्टॉक मार्केट जानते हैं। एंड मैं बहुत रिस्पॉन्सिबली ये चीज़ को लेता हूँ, क्या लोग मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, तो मुझे भी उन लोगों के लिए वैसे ही रहना चाहिए जैसा वो लोग को अच्छा चीज़ मैं समझाऊँ। जो चीज़ों को समझने में मुझे इतने सालों लग गए, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं लोगों को वो चीज़ कम टाइम में बताने की कोशिश करूँ। बट जनरली आफ्टर कोविड आई रियलाइज़ के बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में गलत इंप्रेशन से आ रहे हैं कि यहाँ पे बहुत फास्ट मनी बनता है। अभी देखो ना, पिछले 1.5-2 साल से मार्केट में रिटर्न नहीं बने हैं। अगर आप मेरा पर्सनल रिटर्न पूछोगे तो मैंने लास्ट 1.5 साल में कोई रिटर्न नहीं बनाया है। लाइक मैं फ्लैट टू पॉजिटिव हूँ। बट आप मुझे बोलोगे कि विजय भाई फिर कैसे, फिर ये क्या कॉन्सेप्ट का क्या बात हो गया। सी, यहाँ पे मैं हर साल के परफॉर्मेंस को मेजर नहीं करता हूँ। मैं ये देखता हूँ कि मुझे 10 साल तक कंटिन्यूसली 20-25% CAGR से ग्रो करना है। तो 20, 21, 22, 23 में आपको अच्छा पैसा बना, बीच में 1 साल आया वापस कंसोलिडेशन का, और ये मार्केट का साइकिल है।
जो मैं ट्रेडिंग करता हूँ ना उसमें मुझे साइकिल्स के थ्रू जाना पड़ेगा। अभी आप क्या कैश में बैठे हो? क्या आपका नहीं, पोजीशन पोजीशन अभी मैं इन्वेस्टेड ही हूँ। इन्वेस्टेड हो? यस। लाइक कभी ऐसे पीरियड आया था, लेट्स से टैरिफ का न्यूज़ आया था, उस टाइम पे कैश में गए थे इसके वापस? पहले ही कैश में आ गया था। आ गए थे? लाइक सितंबर 2024 में मार्केट ने टॉप बनाया था। अभी कितना इजीली हम लोग बोलते हैं मार्केट ने टॉप टॉप बना बनाया। है। और वो टाइम पे जो लग रहा था कि वो जाने वाला है ऊपर। अच्छा, वो टाइम पे जो मैंने आपको मेथड बताया ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट्स, वो टाइम पे भी मिल रहे थे। तो मैं तो ट्रेड ले ही रहा था ना मेरे मेथड के बेसिस पे। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 3 महीने में बैक टू बैक मेरे बहुत सारे स्टॉप लॉस हिट हुए। मैं ऑटोमेटिकली कैश में आ गया, है ना। तो मेरा सिस्टम ऐसा है कि मार्केट खुद मुझे कैश में धक्का मार देता है और मार्केट खुद मुझे वापस से वापस stock बुला में लेता डालता है। अभी सिल्वर में आपने ट्रेड लिया? सिल्वर में आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। मैंने आपको क्या बोला कि किसी भी स्टॉक का ब्रेकआउट होता है उसमें 3 पैरामीटर होते हैं, 3 कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। आप बताओ पहला क्या था? मल्टी ईयर ब्रेकआउट। राइट, सिल्वर में हुआ था। 1980s का हाई 2011 में अटेम्प्ट हुआ था। और फिर वो अभी फिर से। हुआ मल्टी ईयर हाई, बॉडी कैंडल, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ब्रेकआउट बहुत बड़ा था, सिल्वर में हुआ था। यस, वॉल्यूम्स, हद से ज्यादा। है ना। तो ये तीनों पे कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया। और मेरा मेरा टारगेट कैलकुलेशन का क्या मेथड है बताएं। जो 1980s में हाई बना था सिल्वर का, दैट वाज समवेयर अराउंड $43, $44, $43-46 था। $50 से मगर मैं मान के डॉलर टर्म समझते में हैं। बोल हाँ, रहा हूँ, डॉलर टर्म अराउंड वाला। और उसके बाद जो लो बना था वो $6 था। $6। तो मैं उसका रेंज लेता हूँ और ब्रेकआउट के बाद ऐड कर देता हूँ। तो यू नो सिल्वर का टारगेट क्या आ रहा था? $95-98। तो बस यही था, सिल्वर बीज आपको लेना था, मैंने लिया था। स्टिल आई एम होल्डिंग सिल्वर बीज इन माय पोर्टफोलियो। बट जो मेरा एग्जिट सिस्टम है उससे अभी तक एग्जिट नहीं आया है। मेरे प्राइस से सिल्वर वाज अप बाय ऑलमोस्ट 120%। 130 $130 तक पहुंच गया। 120% तो मैंने देखा था मेरे अकाउंट में कि मेरे अकाउंट का इतना सिल्वर बड़ा हो गया और आई वाज वेरी हैप्पी कि यार मैंने सिल्वर बीज में इतना पैसा बनाया, राइट। बट वापस से वो गिर के अभी 40-45% पे आ गया है। अब आप बोलोगे विजय भाई आपने एग्जिट क्यों नहीं किया? क्योंकि मैंने जो एग्जिट रूल बनाया ना उसके हिसाब से अभी तक उसमें एग्जिट नहीं आया है। सो दैट इज द। और ये जो सिल्वर में अभी फॉल आया है, इफ यू रिमेंबर, उसके पहले भी एक बार 20% का फॉल आया था, बहुत शार्प फॉल आया था। तो मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ सबको, मतलब जो मेरे से बात करते हैं, जो पूछते हैं उनको, कि अगर कोई चीज मल्टी बैगर होती है ना, कोई चीज 5 गुना 6 गुना बढ़ने वाली है ना, तो बीच में 20-30% के करेक्शन आते रहते आते हैं। रहेंगे। दैट इज द पार्ट ऑफ अ गेम। मैं सिल्वर को ब्रेकआउट से पहले बाई किया था। हाँ, मेरे को पता है आपने वो ट्वीट वो ट्वीट भी मैं कंटिन्यूअसली वो ट्वीट डाल रहा था मैं हाँ। कंटिन्यूअसली। बट सेकंड वाला जो पोजीशन है ना, पिरामिड करने के लिए मेरे पास हिम्मत नहीं हुई। हाँ, मेरे को डालना था ऑलमोस्ट 1 CR, मेरा टारगेट था इन्वेस्ट करने के लिए। बट मैं इन्वेस्ट कर पाया सिर्फ 30 लाख कुछ। उसके ऊपर मेरा 160-170% रिटर्न्स तो बन आप गए थे। निकल गए अभी। थोड़ा ट्रिम किया मैं हाँ, पोजीशन को, एक 25% मैंने ट्रिम किया सो दैट मेरा इसका जो कॉस्ट है, कॉस्ट है वो कॉस्ट निकल गया। राइट। अभी लेट्स से सिल्वर जीरो भी हो जाता है तो मैं जो जितना पैसे डाला उतना मेरे को पास ऑलरेडी वापस आ गया। दैट इज गुड ना यार, मतलब। अब जो भी रिमेनिंग ट्रेड्स है उसको रन करने दे रहा हूँ मैं। एंड बिलीव मी, हर जगह पे ये जो, मतलब ये जो मतलब जो स्पीड से बढ़ता है ना। अब देखो, ब्रेकआउट के बाद अगर कोई चीज बहुत फास्ट ऊपर जाती है ना, उसको मैं पैराबोलिक मूव बोलता हूँ। जनरली ऐसे ट्रेड्स में मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि ये जो ट्रेड्स है ना वो गिरते भी ऐसे ही है। गिरते भी ऐसे ही, बट एट द सेम टाइम कैसा होता है कि लाइक जनरली आपने फंडामेंटल का भी बता रहे थे, तो जब वो स्टॉक या कोई भी एसेट क्लास जब ब्रेकआउट देता रहता है ना, मार्केट में स्टोरीज भी ऐसे ही बिल्ड होती है, नैरेटिव भी ऐसे ही बिल्ड होता है। बट मैं आपको बताऊं, ये सिल्वर का तो हाइप बहुत ज्यादा ही हो गया था। एंड देखो आखिर में वो एक कमोडिटी नहीं, है। मैं इस चीज को मानता नहीं हूँ, क्योंकि आप बोल रहे थे कि हाइप ज्यादा हो गया था। आप इसलिए बोल पा रहे हो बिकॉज सिल्वर अभी में वो- क्रैश हुआ है। करेक्ट। मान लो कि अगर हम $140 पे अगर हम ट्रेड कर रहे होते, हम लोग और भी ऊपर वाले टारगेट की बात कर रहे होते। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ ना कि मैं एग्जिट अपने दिमाग से नहीं लेता हूँ। मैंने अपना एक मेथड बनाया है, जब वो मुझे एग्जिट बोलेगा तब मैं करूंगा। अगेन, अभी सिल्वर इतना गिरने के बाद हम लोग बोल रहे हैं सिल्वर खराब हो गया है। क्या पता सिल्वर खाली रिट्रेसमेंट है बस। तो इसीलिए जब मैं पहले रूल नहीं फॉलो करता था ना, तब मैं ऐसे मिस्टेक्स करता था। और यही बात है, जब आप मार्केट में बहुत साल तक रहते हो ना, तो आप बहुत कुछ एक्सपीरियंस पर्सनल लेवल पे करते हो। और मैं सिर्फ इतनी कोशिश करता हूँ कि भाई जो लास्ट टाइम गलती की थी उसको वापस रिपीट नहीं करना है।
तो पहले मैं लॉस कट करने के लिए भी बहुत ही मतलब बहुत रोता था क्या लॉस बुक नहीं करना है, बट देन आई रियलाइज कि जब मैं वो लॉस बुक करूंगा तब मैं वो असेट से बाहर निकल के किसी वैल्यूएबल चीज में जाऊंगा, तो मेरा टाइम भी बचेगा। बहुत बार ऐसा होता था कि आप लॉस बुक नहीं कर रहे हो, कॉस्ट टू कॉस्ट तो निकल जाते थे, पर एक साल बाद एक साल बाद यू आर लूजिंग टाइम अपॉर्चुनिटी। तो ये चीज मैंने अभी सीखी कि लॉस हो गया ना तो मतलब ऐसे। पर मैंने एक और चीज सीखी है बहुत साल में, दिस इज नॉट रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट। मैंने ये सीखा है कि अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको पैसे से डिटैच होना पड़ेगा। 100%। सो द पॉइंट इज, बट पता है ये माइंडसेट डेवलप करने में कितना टाइम लगा है। अभी मैं आपको बोल रहा हूँ तो मेरे को गूज़बम्स आ रहे हैं, क्योंकि जब ये चीज मेरे को रियलाइज हुई ना कि आपको पैसे से डिटैचमेंट करना है, तो मैंने बोला उसका क्या मतलब है। उसका मतलब सिंपल है कि आपका नेटवर्थ ऊपर नीचे हो रहा है, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बट ये फर्क कब नहीं पड़ेगा। When you have another source of income. करेक्ट। तो मैंने जो स्टार्टिंग में आपको बोला था कि अगर कोई स्टॉक मार्केट में ये सोच के आता है कि इससे मैं अपना घर चलाऊंगा, एक टाइम के बाद वो घर नहीं, वो खानदान चलाएगा, बट स्टार्टिंग में वो घर नहीं चला सकता। आपको इसको टाइम देना पड़ेगा। इट्स लाइक अ, आपने इसको 10 साल कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट, इट्स लाइक अ ट्री, मैंगो ट्री, आपको पहले उसको प्लांट करना पड़ेगा। मेरा एक कॉन्सेप्ट है जिसको मैं बैम्बू इन्वेस्टमेंट बोलता हूँ, बैम्बू शूट पैटर्न। तो बैम्बू जो बैम्बू का जो प्लांट होता है ना, या जो ट्री होता है, उसको आप जब प्लांट करते हो ना, 8 साल तक वो ग्रो नहीं होता। Then फिर 6 बाद में महीने जब में फटता है ना, 6 महीने फटता है। तो वो ऐसे फटता है कि लोग देखते रह जाते हैं कि ये क्या है। तो जो मैंने आपको बोला ना, मेरे स्टॉक्स को भी मैं बोलता हूँ बैम्बू शूट पैटर्न। तो सिल्वर इतने साल से बैम्बू वो अंडर द ग्राउंड था, जब वो शूट हुआ ना पूरी दुनिया को हिला दिया उसने। ऐसे ही स्टॉक्स भी ऐसे होते हैं। क्या लगता है सिल्वर का? देखो वही बात है ना कि किसी को नहीं पता क्या होगा क्या वो नहीं ठीक होगा, वो ठीक है ना। बट एक अंदर से एक आवाज आती है हमेशा। तो मेरी आवाज तो 3 लाख पे ही आई थी कि अरे ये तो बहुत हो गया, ओके राइट। बट तो आपने बुक नहीं किया। अब नहीं, मैंने बुक नहीं किया क्योंकि अगेन वही बात है ना कि मैं वो चीज से डिटैच हो गया था। ये बहुत हो गया है, मेरे को 2 लाख पे भी लग रहा था, तो 3 लाख पे भी मेरा सेम ही फीलिंग था। इवन 4 लाख तक पहुंचा था तब भी मेरा सेम फीलिंग था। तो मैं अपने मेथड्स को चलने देता हूँ कि भाई मुझे मुझे ये भी पता था कि सिल्वर में मेरा 120% बुक होगा ही नहीं। जब बुक होगा वो 40-50% में ही होगा, अगर अभी कभी हुआ तो। क्योंकि मेरा अभी आप बुक एग्जिट नहीं कर रहे हो। नहीं, एग्जिट क्राइटेरिया ही वो है। मैं एक ईटीएफ का पोर्टफोलियो रन करता हूँ, तो उसमें क्या है ना कि एंट्री रूल और एग्जिट रूल है, और मैं मंथली बैलेंस पे रीबैलेंस करता हूँ। तो अभी तक मंथली बेसिस पे वो सिल्वर पे एग्जिट ही नहीं आया है। इसका मतलब बेसिकली ये है कि सिल्वर का स्ट्रेंथ कम होके इक्विटी ऊपर आएगा तो तब आप रिबैलेंस करोगे। हाँ, अभी मेरे पास सिल्वर और गोल्ड दोनों ईटीएफ है। सोचो रीबैलेंसिंग में अभी तक वो इतने स्ट्रांग है कि उनको एग्जिट ही नहीं मिल रहा है। तो बेसिकली वो वीक होना है देन इक्विटी स्ट्रांग होना है देन आपका थोड़ा साइकिल होगा पैसा। अगर कोई सेक्टर स्ट्रांग होगा सिल्वर से और गोल्ड से ज्यादा, तो वो दोनों निकल जाएंगे और मेरे पास वो सेक्टर आ जाएंगे। हम्म सो उसमें हम लोग क्या करते हैं ना, 6 ईटीएफ को ही रखते हैं एक टाइम पे। ये तो ठीक है ये हो गया कि जब मतलब एक सेक्टर ने ओवर परफॉर्म कर रहा है दूसरा सेक्टर अभी फॉर एग्जांपल लास्ट 1.5 साल से इक्विटी ने बिल्कुल रिटर्न नहीं दिया। Correct. डॉलर टर्म्स पे तो एक्चुअली इन्फ्लेशन एंड डॉलर टर्म्स पे तो हमारा नेगेटिव रिटर्न पे चल रहा है। राइट। बट ठीक है सिल्वर तो ग्लोबल कमोडिटी है वो ऊपर भाग गया। नाउ व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग अ बुल मार्केट जब बहुत सारे स्टॉक्स एक साथ इकट्ठा ब्रेकआउट दे रहा है तो तब कौन सा चूज करोगे आप? तब अगेन वही बात है, जिसका बॉडी ब्रेकआउट के टाइम पे ज्यादा स्ट्रांग है, पहला मेरा वो क्राइटेरिया होता है। सेकंड क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट ये है कि ब्रह्मा विष्णु महेश का कॉम्बिनेशन कहाँ पे बैठ रहा है। बुल मार्केट में बहुत सारे सेक्टर और स्टॉक चलते हैं, जब ब्रॉडर मार्केट में ही अच्छा खासा हाँ, स्ट्रेंथ दिख बट रहा है आपको वो स्ट्रेंथ अगेन रिलेटिवली और कौन सा स्ट्रेंथ स्टॉक सेक्टर है, जैसे अभी के टाइम में आप देखोगे, तो स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्गेस्ट पकड़ना है। हाँ, स्ट्रॉन्ग सेक्टर का स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक्स पकड़ना है। तो जब मार्केट ओवरऑल रैली, जैसे कोविड के बाद मार्केट ने रैली किया, दैट टाइम 2 सेक्टर वाज लीडिंग मार्केट, फार्मा एंड आईटी, है ना। एक्चुअली तो डिफेंसिव सेक्टर से वो। हाँ, तो सोचो, जस्ट इमेजिन वो टाइम पे मैंने वो सेक्टर के स्टॉक्स को सिलेक्ट किया था। उसके बाद एक टाइम पे डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स चल रहे थे। अभी आप अगर करंट मार्केट में देखोगे तो राइट नाउ पीएसयू बैंक, मेटल, ये थोड़ा स्ट्रांग है, तो आपका फोकस यहाँ पे होना चाहिए। सो बेसिकली यू आर नेवर डिसाइडिंग एनीथिंग, मार्केट डिसाइड। आपको मार्केट ही खुद बता देगा कि भाई अभी मैं स्ट्रेंथ में हूँ, तो मुझे कौन से सेक्टर में ज़्यादा स्ट्रेंथ है। देखो अल्टीमेटली मेरे पास एक लिमिटेड कैपिटल है, राइट। तो मुझे
लिमिटेड स्टॉक्स में एंट्री लेनी है तो मैं कोशिश करूंगा उसमें ट्रेड लेने का जिधर स्ट्रेंथ ज़्यादा है, और पैसा उधर डालूंगा जहाँ पे एटलीस्ट फंडामेंटल ट्रिगर भी है। अभी मुझे एक्सप्लेन करिए, कोविड में कैसा था सिचुएशन? खराब था। कितना? मतलब कोविड में तो मुझे याद है कि मेरे अकाउंट में इतना लॉस हुआ था कि मेरी खुद फट गई थी। कितने के- परसेंट डाउन थे? परसेंट तो अभी मुझे मतलब आप ऐसे समझ लो आई वॉज डाउन बाय 30%, 40, 35, 40%। क्यों क्यों बताता हूँ आपको, क्योंकि जब पहला लोअर सर्किट लगा ना, आपको एग्जिट ही नहीं मिल रहा है। मतलब स्टॉक्स 20% के लिमिट में थे इक्विटी वाले, वो तो 20% पे उस दिन बंद हो गए। पर जो एफएनओ वाले स्टॉक थे वो तो भाई और नीचे जा रहे थे। फिर दूसरे दिन वापस मार्केट खुला, वापस लोअर सर्किट लगा था। जब तक मार्केट नॉर्मलाइज होके ट्रेडेबल हुआ तब तक आप ऑलरेडी 30-40% लॉस में थे। बट अच्छी बात यह है कि कोविड के टाइम पे जितना तेजी से डाउन आए उतने तेजी से वापस भी आ गए। अब उसका एक कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ। मेरा एक अंडरस्टैंडिंग है, मार्केट हमेशा रैली के बाद 20 से 25 महीना या 20 महीना या 22 महीना कंसोलिडेट करता है। तो कोविड के पहले अगर आप देखोगे ना, मार्केट ने ऑलरेडी कंसोलिडेशन का टाइम पीरियड मतलब लंबा था, और एक वापस से एक फॉल आ गया। तो वो एक्चुअली ज़्यादा नीचे गिर गया लेवल से भी, मतलब जितना जाना चाहिए टाइम करेक्शन वाइज, प्राइस करेक्शन वाइज, उससे भी नीचे चला गया था। दैट्स वाई रैली इतनी वापस से बाउंस बैक आई, और वो टाइम पे मनी प्रिंटिंग भी इतना ज़्यादा होने लगा था ओवरऑल वर्ल्ड वाइड। ईजिंग, तो ज़्यादा क्वांटिटेटिव ईजिंग। अभी आप देखो वापस से मार्केट ऑलमोस्ट 18 महीने से आई थिंक कंसोलिडेट कर रहा है। पहले 17% निफ्टी की था, और अभी अभी वो कंटिन्यूसली एक प्राइस करेक्शन फेज में चल रहा है। सो दिस इज द नेचर ऑफ मार्केट। आप इसको कभी भी चेंज नहीं कर चेंज सकते। नहीं कर सकते। बट आप ये भी बताइए कि लाइक जब आपको एक स्टॉक अच्छा दिख रहा है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट आ रहा है, उसमें कभी आप लेवर्ड पोजीशन लेते हो, इधर यूजिंग फ्यूचर्स हाँ। और यूजिंग एमटीएफ लेता हूँ। लेते हो? हाँ, तो क्या साइज क्या रहता है उससे? इतना ज़्यादा नहीं होता है। मैं लीवरेज में भी कंट्रोल लीवरेज करता हूँ। जैसे समझो अभी रिसेंटली मैं एक मतलब एग्जांपल देता हूँ कि एक फाइनेंशियल स्टॉक है एल&टी फाइनेंस, उसने ब्रेकआउट किया था ये सेम मेथड के बेसिस में। 2017 का ब्रेकआउट 2025 एंड में आ रहा था। तो मैंने इक्विटी में भी पोजीशन बनाया था, और वो टाइम पे मैंने एफएनओ में भी ट्रेड किया था। तो मैं वो एफएनओ को ज़्यादा लीवरेज करके और आगे तक मतलब मैं 2-3 महीना उसको कैरी फॉरवर्ड करता हूँ। फिर समझो उसने ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दिया, फिर वो 10% ऊपर गया, और बिकॉज ऑफ सम बैड न्यूज़ वो गिर गया, मतलब बैड न्यूज़ ऑफ मार्केट। तो मैं क्या करता हूँ ना, वो टाइम पे और पोजीशन खरीदता हूँ फ्यूचर्स में। दैट इज द Risky नहीं होता वो? दैट इज रिस्क। बट अगेन कि आपको पता है कि इसका मेजर स्ट्रक्चर बुलिश है, और अभी ये सिर्फ गिरा है बिकॉज ऑफ द बैड मार्केट कंडीशन। क्योंकि उसके बाद देखो टैरिफ की न्यूज़ आए, इजराइल ईरान का वॉर आया, इंडिया पाकिस्तान का भी 2-3 दिन हुआ था। तो दैट्स ऑल एन अपॉर्चुनिटी। आपको उसको एज अ अपॉर्चुनिटी देखना है। बेसिकली नीजक रिएक्शंस को अपॉर्चुनिटी जैसे Yes. ट्रीट करो। पर अगर आपको ये पता होना चाहिए कि मेजर जो स्ट्रक्चर है वो बुलिश है, तो अगर आप ऐसे ही किसी रैंडम कुछ भी करोगे तो दैट विल नॉट वर्क। तो मैं लीवरेज को ऐसे यूज करता हूँ। बट अगेन मैं लीवरेज में भी लीवरेज नहीं करता। मैंने ऐसा क्यों बोला, मैं अपने लिमिट में लेके एक्सपोजर आप मैनेज हाँ, करोगे। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि मार्केट वॉलेटिलिटी वो मार्केट का नेचर है, उससे आपको डरना नहीं चाहिए। आपको डरना चाहिए आपकी पोजीशन साइजिंग से। साइजिंग। अगर आपने गलत पोजीशन साइजिंग लिया है ना, तो अच्छे मार्केट में भी आप लॉस कर सकते हो। मान लीजिए आपने एक स्टॉक में पोजीशन बनाया है, लेट्स से व्हाटएवर योर नॉर्मल पोजीशन साइज, अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपका ओवरऑल अकाउंट का कितना परसेंट जाएगा? इतना मतलब मेजर नहीं आता है, 2-3% तक हिट 2-3%। बिकॉज मैं जनरली 15 से 20 स्टॉक से ऊपर में जाता भी नहीं। ठीक है, 15 स्टॉक्स आपका रहता है तो यूजुअली 7% ऑफ द पोर्टफोलियो आठ- ईच। हाँ, मैं हर एक स्टॉक में 8 से 10-12%, इवन आई कैन गो टू 15% स्टॉप लॉस ऑल्सो। नहीं एक्सपोजर बता रहा हूँ, लाइक अगर हाँ 100 एक्सपोजर। लाख रुपए है तो हर स्टॉक में 7 लाख रुपए, 8 लाख रुपए, 10 लाख रुपए हाँ, ये अगर डलती है। नॉर्मल वो ब्रेकआउट दे रहा है विदाउट एनी ट्रिगर, हाँ। अगर उसमें फंडामेंटल ट्रिगर है तो फिर मैं थोड़ा एक्सपोजर उसका बढ़ाता हूँ। कितना? अप टू डबल डबल सीधा डबल 20 लाख तक? यस। तो पूरा पोर्टफोलियो का 20% जो है वो एक स्टॉक में डली जा सकती है। बिकॉज उसमें पोटेंशियल ज्यादा है ना, उसका फंडामेंटल ट्रिगर्स है उसको। अब फंडामेंटल ट्रिगर मतलब क्या हो सकता है, समझो वो मल्टी ईयर ब्रेकआउट कर रहा है, वो टाइम पे वो कंपनी ने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, राइट? जैसे फोर्स मोटर में अर्बेनिया आया था। बट हो सकता है कि वो मल्टी ईयर ब्रेकआउट तक आया इसलिए बिकॉज किसी को पता था कि वो Correct, correct. प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला। हाँ,
सी मैं आपको बताता हूँ, फोर्स मोटर का एक एग्जांपल लेता हूँ हम्म। आपको। फोर्स मोटर 2017 में या 2016 में उसने 5,000 4,800 का हाई बनाया था। उसके बाद दैट कंपनी वाज कंटिन्यूसली ट्रेडिंग ऑन अ डाउन ट्रेंड, राइट? तो उसने नीचे 1200, 1100 और 1400 में बेस बनाया, और ये टाइम पे उसके क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आना शुरू हो गए थे, राइट? और एक बार इतना अच्छा क्वार्टरली रिजल्ट आया कि उसको बहुत ही ज़्यादा स्पाइक मिला और वो स्टॉक 2,500-3,000 तक आ गया। तो देखो वो भी एक अच्छा स्पॉट है एंट्री करने के लिए, अगर आप रियल गेम को समझते हो तो। बट मैं तो वो ज़्यादा नहीं समझता ना, तो मैंने क्या किया, मैं अपने मेथड के बेसिस पे एंट्री किया। अब मैं ट्रिगर शुरू होने से शायद मैं 50% या 100% के बाद एंट्री मार रहा हूँ, पर अगर वो सच में ट्रिगर बहुत बड़ा है ना, तो वो कंपनी और ऊपर जा सकता है। जैसे 4,500 के बाद फोर्स मोटर इज राइट नाउ ट्रेडिंग एट 22,000, 23-22,000। इतने साल में? आई थिंक 1.5 साल में। यही तो बैम्बू शूट है ना। आपने उस इन्वेस्टर के बारे में बताया, हु हैज द कन्विक्शन टू होल्ड हिज ट्रेड्स अप टू 100x। आपका बेस्ट ट्रेड्स के बारे में बताइए। सबसे मेरे- बड़ा कितना होल्ड किया? अभी तक मैंने 13x होल्ड किया है BSC को। 13x? हाँ, डिसेंट वाला ही है। हाँ। इससे पहले, कोविड के पहले? इससे पहले तो मैं 2x मैक्सिमम होता था, क्योंकि मेरा उतना माइंडसेट ही नहीं था। सी मुझे आप सब लोग बोलते हैं कि विजय भाई एक अच्छा ट्रेडर या इन्वेस्टर बनने के लिए मैं कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करूं, तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि माइंडसेट को पहले इतना बड़ा बनाओ कि आप अच्छे ट्रेडर और इन्वेस्टर बन सको। तो फॉर मी माइंडसेट इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्ट्रैटेजी। I mean, this is the same thing that you hear across all sportsmen, all athletes, all traders, all businessmen. उनका जो स्पोर्ट्समैन जो रन बनाता है, गोल कमाता है, गोल बनाता है, पॉइंट्स बनाता है, दैट इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ देयर माइंडसेट। करेक्ट। हमारा ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स का जो हम रिटर्न कमाते हैं, इट्स द बाई प्रोडक्ट ऑफ आवर माइंडसेट। एंड सिमिलरली जो मूवी स्टार्स होता है, म्यूजिशियंस होता है, उनको जो पैसे मिलता है, इट्स द बाई प्रोडक्ट ऑफ देयर माइंडसेट अगेन। बट ये माइंडसेट को रिपेयर करना पता है बहुत हार्ड है। तो है, मतलब आप बचपन से ये सुनते हो कि सस्ता अच्छा होता है, महंगा तो बहुत ज़्यादा महंगा नहीं लेना चाहिए। एंड व्हाट ईयर आई एम आप एक बात बताइए विजय भाई, अगर वो आसान होता तो सब लोग पैसे कमाए होते। राइट। बट कभी आपको लगता नहीं, बिकॉज 1.5 महीने से हाँ, आपका रिटर्न नहीं बना, हाँ, एंड एट द सेम टाइम यू आर एक्सपोज टू सोशल मीडिया। हाँ। अब देखते हैं कि कोई बंदा ऑप्शंस में कमा रहा है कंसिस्टेंटली, वो एक बुरा लगता है, बट क्या कर सकते हो प्रफुल्ल भाई, आप आपकी जो मतलब मेन कोर आपका जो मेथड है, आप उसके जस्ट वो 1 साल परफॉर्म नहीं कर रहा है और आप उसको छोड़ दोगे, दूसरी कोई चीज़ को करोगे, तो जब ये परफॉर्म करेगा तब आप यहाँ पे प्रेजेंस नहीं रहोगे ना। बट एज सच आपका इतना ज्यादा स्क्रीन टाइम या इतना ज्यादा रिसर्च या इतना ज्यादा एग्जीक्यूशन इंटेंसिव नहीं है। नहीं है। आपको ज्यादा से ज्यादा क्या 100 ट्रेड्स आप साल में मारोगे? हाँ, ज्यादा बहुत से ज्यादा हो गया ये तो, 100 तो ज्यादा। बहुत ज़्यादा। मैं तो 200 से 300 ट्रेड हर रोज मारता हूँ। रोज मारते हो आप, राइट? तो तो again, ये वही बात है प्रफुल्ल भाई कि आपको क्या चाहिए, ये आपको सोचना पड़ेगा। मेरा घर स्टॉक मार्केट के रिटर्न से नहीं चलता है। अगर स्टॉक मार्केट ने 1 साल भी रिटर्न नहीं दिया ना, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे पता है जब मार्केट में रैली चालू होगी, मैं ये 2 साल का वो 1 साल में एक साथ कमा लूंगा। आपका सबसे वर्स्ट ट्रेड कौन सा है? वर्स्ट ट्रेड मेरा कोविड के टाइम पे ही हुआ था, जो मेरे स्टॉप लॉस से नीचे 30-40% ट्रेड कटा था, और उसमें ये हो गया था कि मेरे पास ही मतलब मुझे सेल करने की अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रही थी। सर्किट पे सर्किट था। सर्किट पे सर्किट कौन सा पे स्टॉक है? था। ये एक मतलब मिड कैप स्टॉक था, और उसमें मैंने पोजीशन बनाया था, आरती ड्रग्स करके एक स्टॉक था। तो मेरी उसमें पसीने एक छूट मिनट। गए थे। कोविड के टाइम पे फार्मा स्ट्रांग था। नहीं, पर कोविड के बाद वो फार्मा स्टॉक हुआ ना, जब लोअर सर्किट लग गया, हाँ, उसके बाद जो रैली चालू हुई वो फार्मा और आईटी से स्टार्ट हुई, बट ड्यूरिंग द सर्किट ना सब कुछ खराब ही था। बट फार्मा तो इतना ज्यादा गिरा नहीं ना टॉप से। आरती ड्रग्स गिरा था। सिर्फ आरती ड्रग्स गिरा। मेरे को आरती ड्रग्स याद है क्योंकि मेरी पोजीशन उसमें थी। बिकॉज जितना मेरे को याद है, फार्मा वाज दैट वन सेक्टर व्हिच डिडंट फॉल मच ड्यूरिंग कोविड, नहीं, एंड व्हिच वाज रिलेटिव स्ट्रेंथ काफी ज्यादा दिखा रहा था फार्मा ने। बट वो रिलेटिव स्ट्रेंथ, देखो गिरने में भी रिलेटिव स्ट्रेंथ रहता है, कब गिरना भी रिलेटिव स्ट्रेंथ। एग्जैक्टली, मैं वही बता रहा था। बट मुझे याद है वो टाइम पे आरती ड्रग्स, भारती एयरटेल, ये सब मेरा पोजीशन ओपन था, और आप अगर देखोगे ना चार्ट जाके, तो वो टाइम पे उन्होंने जस्ट अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक किया था। हाँ, और मैं तो अपने मेथड को फॉलो कर रहा था, मुझे क्या पता कोविड के जैसी कोई चीज़ होती है।
तो ये था, बट मेरा कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि मेरी गलतियों के वजह से कुछ एक्सट्रीम मुझे लॉस हुई है। मार्केट रिलेटेड मूव्स। मैं हमेशा बहुत कंजर्वेटिव रहता हूँ क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ही ऐसा था कि मैं हमेशा डर डर के ध्यान रखते रखते चलता हूँ। अभी आपका ऑन एन एवरेज क्या CAGR का एम रहता है? मेरा एम रहता है 20 to 25% CAGR। एंड 20% ड्रॉडाउन लेने के लिए भी आप तैयार रहता है? हाँ हाँ, तो 1:1 इवन आई एम रेडी टू टेक 30% ऑफ। 30% ड्रॉडाउन। तो विजय भाई, मज़ा आया आपसे बात करके। मुझे भी बहुत मजा आया। थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग, Thank- थैंक्स अ लॉट फॉर डूइंग दिस। फिर से मिलेंगे। थैंक यू प्रॉपी। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.